हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बीपीएससी टीयर 2 टीचर के लिए जो है साइंस के यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो क्लास 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगा भी, ये 10वें नंबर का है। ठीक है, तो इसमें अभी आपके 5 प्रैक्टिस सेट और बचेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आपके ये समझ लीजिए आज 30, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ठीक है, एक दिन तो आपको आने में ही लग जाएगा, 9 को पेपर है आपका, तो अब बहुत ही कम है। अब 7 दिन इतनी अच्छे से खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको हम 10 के 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और देखिए, मैथ भी है आपके और साइंस के दोनों के, और मैथ की सोल्यूशन सहित भेजे हैं। ठीक है, तो उसमें आपके कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट मैथ की तो पूरा ही कर लीजिए। ठीक है, अब जितना भी हो सके करना है तो आप 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन लाई डिटेक्टर्स मशीन है? तो आपको बताना है इसमें से झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है या कौन सा उपकरण है। तो बताइए भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीग्राफ। ठीक है, तो पॉलीग्राफ द्वारा जो है झूठ का पता लगाने वाली मशीन, इसे लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो खोज हुई, किसने किया था? जॉन अगस्टस ने। ठीक है, लार्सन। ठीक है, तो जॉन अगस्टस लार्सन ने जो है इसकी खोज की थी 1921 के आसपास। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए, मतलब जब तक रेस्ट ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए। गतिज ऊर्जा की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग स्पेस से दबाता है, तो इसको आपको कितने प्रेशर से स्प्रिंग जो है दबाता है, ये आपको निकालना है। देखिए, तो आपको यहाँ पे करना है, देखिए आपको मान लीजिए स्प्रिंग का दबा हुआ भाग क्या है? x मीटर। ठीक है, देखिए m बराबर जो दिया है, पहले आप जो दिया उसको लिख लीजिए, 2 kg दिया है। k क्या है भाई? ये k जो है स्प्रिंग स्थिरांक है। ठीक है, स्प्रिंग स्थिरांक है। ठीक है, चलिए, तो ये कितना है? 10,000। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और v जो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है आपका हुक का नियम यहाँ पे लगेगा, तो एम वी स्क्वायर बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी पे वैल्यू आपको रख देना है। के जो है क्या है भी? ये स्प्रिंग स्थिरांक है। तो चलिए, तो 1/2 1 बाई आप काट दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल है तो 1/2 1 बाई कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर आप रख दीजिए 2 दिया है, v का मान 4, मतलब 4 का आप स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट रख दीजिए, इक्वल टू दिखा दीजिए, और k आपका 10,000 है इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ला लीजिए, इसको काट पीट करिए कभी, तो ये नीचे आ जाएगा, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, और नीचे आपका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपको क्या अंडर रूट निकाल लेना है। देखिए, अंडर रूट आप काट के इसको निकालिएगा। देखिए, इसका x बराबर अंडर रूट में ये हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर है तो इधर आता अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसका आपको निकल के आएगा 0.056। ठीक है, तो मीटर में आया है, इसको किस में? मीटर में, और हम इसको क्या बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, रूट में आया, तो इसका जब रूट निकालेंगे तो 0.056 आएगा, काट लीजिएगा, और इसका जो है आप जब इसको मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना तो 5.5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो रूट आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, यानी कि बर्नौली का प्रमेय स्पेस के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है कि बर्नौली का प्रमेय स्पेस के संरक्षण पर आधारित, तो किस पर ये आधारित है? तो आपको यहाँ बताना है, तो किस पर करें? संवेग पर, बल पर, द्रव्यमान पर, या ऊर्जा पर। तो बर्नौली का प्रमेय जिसे किस पे संरक्षण पर? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो आप इसे क्लास 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये 9th 8 या 6 7 में आपको ये क्लास में नहीं मिलेगा, ये सीधा 11 में आपको बर्नौली प्रमेय है। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय क्या होता है भी? जब कोई असंपीड्य
तथा अश्यान द्रव अथवा गैस धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। तो ये जो है क्या है, बर्नौली की प्रमेय है। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो है फार्मूला है P + 1/2 रो v² प्लस रो GH, ठीक है। GH ये आपका स्थितिज ऊर्जा है, ये आपका गतिज ऊर्जा है, ठीक है, और ये है दाब ऊर्जा, ठीक है। तो आपको ये मतलब थ्योरम यही इसका मतलब जो आपने बताया इसकी परिभाषा यही लिखा हुआ है परिभाषा में, और यही इसका ठीक फार्मूले के रूप में, और इक्वल टू नियतांक, ठीक है। इक्वल टू नियतांक देख लीजिए, नियतांक बोल गए, नियतांक दिखाना है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि हवाई जहाज की जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो ये किसके सिद्धांत पर बनाई जाती है, ये बर्नौली का प्रमेय से। वेंचुरी मीटर भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित है, ठीक है। तो यह आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं, कहने कि 47 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग स्पेस के बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये कहने आपसे पूछना चाह रहे हैं कि देखिए ना पूछ कर ऐसे कि एक मनुष्य के जो है शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा ना पूछकर इन्होंने पूछ लिया है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग बराबर होता है। तो ये फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है, और फ़ारेनहाइट में कितना अगर याद है तो वैसे फ़ारेनहाइट में जो है मानव का जो है कितना तापमान होता है। तो ये आपके देखिए फ़ारेनहाइट में ही जो है जितने भी ताप मापी है बुखार आपके मापा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है यहाँ पे फ़ारेनहाइट बताना। देखिए फ़ारेनहाइट का फार्मूला आप याद रखिएगा, C फ़ारेनहाइट कैसे निकाल, C = होता है F-32 बट बाई 9, ठीक। इसी फार्मूला पे आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए इसको वैसे भी आप याद किए होंगे कितना होता है, ठीक है। कितना होता है भाई 98.6 फ़ारेनहाइट, नहीं तो आप इन्हीं पे रख के क्या करेंगे निकाल लें। लेकिन ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है, आपको बदलना होगा, डिजिट चेंज कर देगा, जैसे 36 दे दे, 40 डिग्री सेल्सियस दे दे, तो इसी पे रख के आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, तो इस पर 37 डिग्री सेल्सियस रखेंगे C का मान, और 5 नीचे लिख देंगे, और ऊपर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, -32 करेंगे, और इस पर आपको 9 निकाल लेना, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आएगा, F = क्या हो जाएगा भाई 37/5 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 9 प्लस का 32, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा कितना भी 98.6, ठीक है। तो इस प्रकार आपको निकालना है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो इस पर आपको न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका अगला भी न्यूमेरिकल ये कहने की एक कार 72 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है। मतलब आपको यहाँ F = ml लाना है, लेकिन हमको तो भाई एक्सेलरेशन पता ही नहीं है, एक्सेलरेशन जो है त्वरण जो है आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं लगेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा। चलिए पहले से तो देखिए इनिशियल वेग मतलब फाइनल वेग, फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जिसको कहते हो, तो V आपका दिया है 72। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं ना, 5/18 से गुणा करें, या तो 1000/3600 से गुणा करिए, लेकिन ये वाला छोटा याद रखिए, तो 18×72 5 को 20, तो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए टी दिया है 4 सेकंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी, अच्छा ये U से इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रारंभिक वेग जो है U से डिनोट होता है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी V से, ठीक है, स्मॉल v से। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए रेस्ट में आने के लिए वो हमेशा 0 होता है, जब भाई 0 आ जाएगी तो V = कोई वस्तु जब रुक जाएगी तो उसकी क्या वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो यहाँ V 0 हो जाएगा, ठीक है। तो V 0 रखना है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं V बराबर, तो A बराबर लगाइए, A = क्या होता है, A = होता है V - U बाई क्या होता है T, ठीक है। तो इससे आपको निकल आएगा एक्सेलरेशन, जिसे त्वरण, जब त्वरण निकल आएगा तभी हम यहाँ बराबर में लगा पाएंगे, तभी हम बल जो है निकाल पाएंगे। धर दीजिए इसी पे भाई, तो V आपका 0 है, V 0 है, माइनस का 20/T आपका 4 है, ठीक है। तो इसको -20/4 हो जाएगा, ये माइनस का
4 पंचे 20, ठीक है। तो माइनस का 5 का मैंने क्या बताया, ये ऋणात्मक चिन्ह किसको बता रहा है, ये मंदन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, मंदन को प्रदर्शित कर रहा है। तो यप बराबर आप लगा दीजिए, यप बराबर यम ए, ठीक है, यम ए। तो आपका मास, देखिए यहाँ पे मास कहाँ, ये है मास, हाँ 1000 किग्रा, देखिए केजी में है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हो, तो इसे 1000 केजी को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं केजी, ठीक है जी। तो देखिए पावर में आया इसलिए हमको इसको 1000 को 10 की पावर 3 केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आपको मानक रूप में रखा गया है, जो पावर 10 की पावर के घात में रखा गया है, तो इसलिए बदल लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 एम का मान इंटू ये आपने 5 निकाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा भी 10 की पावर 3। तो ये आपको सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए हम 100 की किग्रा को हम पावर के रूप में लिखते हैं, आप जानते होंगे इसको ना लिखना, 1000 को की पावर 3 लिखते हैं, 3 10 की पावर 3 है तो मतलब 1000 लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम इसने इस फॉर्म में बदल लिया, ठीक है। नहीं तो वैसे अगर वो होता तो 500 गुणे 3 जीरो लगा देते, ठीक है, 5000 हो जाता। चलिए तो ये क्या करना है भाई, तो आपको यहाँ एक्सेलरेशन नहीं पता था तो आप निकाल लेंगे v इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो v माइनस यू बाई टी रख देते। तो u आपका क्या था, प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग जो है आपका 75 किलोमीटर पर आवर था, उसको हमने 5/8 से मल्टीप्लाई करके उसे मीटर पर सेकेंड में बदल लिया, ठीक है, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में। तो इस प्रकार आपको हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उन्होंने देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में 2 कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आप जानते हैं रिलेशन, देखिए कई बार आया है तो आपको याद हो गया होगा, m1 v2 बाई क्या r स्क्वायर, यही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको जी की यूनिट पूछता है और जी कैपिटल जी की क्या पूछता है, कैपिटल जी की वैल्यू। तो कैपिटल वाले की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और देखिए इसकी यूनिट भी आपसे पूछा, देखिए यूनिट भूल जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। देखिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी क्या भी पर केजी स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होती है। तो यूनिट अगर भूल जाएंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जानते थे, देखिए बल्कि जानते हैं न्यूटन होता है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यल का मीटर स्क्वायर, ठीक है, और नीचे m1 केजी हो जाएगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, बस ऐसे ही आपको यूनिट निकाल लेना। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं भी, आपको यहाँ मिलान करना है, कहने की विद्युत चुम्बकीय तरंगे और प्रयोग, तो इसको सही आपको मैच कराना है, फिर इसका कूट आगे दिया है। चलिए पहले कहने की रेडियो तरंगे क्या होती हैं, तो यहाँ आपका कौन से जाएगा, ये आपका तीसरे से जाएगा, ठीक है, सेलुलर फोन में प्रयोग होती है। और सूक्ष्म तरंगे ये आपका सेकेंड नंबर से जाएगा, विमान से नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली है, ठीक है। और अवरक्त किरणें ये पहले से जाएगा, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक से रिमोट स्विच में प्रयोग होता है। और गामा किरण क्या होता है भाई, तो ये आपका चौथे से चला जाएगा, कैंसर कोशिकाओं को क्या करना, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में, ठीक है। तो ये इसका सही सुमेलित हो जाएगा। तो पहला पी का चला जाएगा तीसरे से, क्यू का चला जाएगा दूसरे से, और आर का पहले से, और यस का जो है किससे जाएगा, ये चौथे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका कूट है ये सही वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम से ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कहने की ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है। अगला बी नंबर, कहने की आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें आपको बताना है कथन ये सही है या कथन दोनों सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल जो है 316 मीटर पर सेकंड होती है, आसुत जल में ध्वनि की चाल
498 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितने 25 डिग्री सेल्सियस के। कह रहे हैं कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, और इसका एग्जाम्पल है कुछ, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश के का प्रयोग किया जाना, ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल है। और प्रकाश के कहने कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से प्रतिरोध का बल्ब जो है उच्च है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, डिम बल्ब का। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, करंट कम जाएगी, तो उसको डिम होना स्वाभाविक बात है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिम बल्ब। ठीक है, तो दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। तो किसका है भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिम बल्ब का। ठीक है, तो आर बराबर देखिए यहाँ पे इक्वल टू वी बाई आई, ध्यान रखिएगा। इस पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जिसे ओम का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं वी क्या है, विभवांतर है, आई जो है विद्युत धारा है, आर जो है प्रतिरोध। ठीक है, कहने के अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए। भौतिक परिवर्तन है, आप देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पानी का बर्फ में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला ही सही है। देखिए पानी का बर्फ में परिवर्तन होता है, फिर इसे आप गर्म करेंगे तो फिर पानी बन जाएगा। तो ये जो है कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया जो है उत्पाद जो है नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है, वह जो इसकी आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, वो जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे गिलास का टूटना, चीनी का घुलना। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। मानव का श्वसन ये कैसा है, और मानव में पाचन, दूध से दही बनना, ये तीनों जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में जो है नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, नया सब्सटेंस बनता है, और जो इसके गुण भी जो ओरिजिनल रहता है उससे क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। कहने कि किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए कौन से वे वैज्ञानिक थे। तो किसने किया था भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो जे थॉमसन के लिए इनको जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, और देखिए रदरफोर्ड को कब दिया गया था, ये नाभिकीय भौतिकी का जनक, इन्होंने सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, इनको 1908 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नील्स बोर को भी ये परमाणु संरचना पर विशेष योगदान के कारण इनको जो है 1922 में जो है इन्हें भी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, कहना कि अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आपको बताना है कि आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। करें पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये है कम गलनांक और क्वथनांक। तो कम गलनांक और क्वथनांक, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। देखिए ठोस का मजबूत होना ये है, उच्च गलनांक और क्वथनांक ये है, लेकिन यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, कम गलनांक और क्वथनांक नहीं है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक जो है कैसे होते हैं, ये ठोस होते हैं, जैसे NaCl, KCl, CuSO4। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत का चालक होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यहाँ कम बता दिए इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल में ये अघुलनशील होते हैं। तो ये तीन आपके तो आयनिक यौगिक का गुण है, ये बी नंबर कम में नहीं होता, ये अधिक होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला, कहने कि अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको गलत कथन बताना है अम्ल के बारे में। यानी कि अम्ल धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया कर लवण, साल्ट जिन्हें कहते हैं, और जल प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। यानी कि अम्ल क्षार से अपक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अपक्रिया कहा जाता है। तो ये नहीं, ठीक है, तो ये आपका
गलत हो जाएगा। अगला है करें अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। करें कि अगला है, कह रहे कि डी नंबर अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसे अपघटन अभिक्रिया नहीं करते, तो अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया के लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कह रहे हैं कि क्या है, ये अभिक्रिया कैसी है, इन्होंने बता रहे हैं कि अपघटन अभिक्रिया है, तो ये उदासीनीकरण है। क्या भी उदासीनीकरण है, ठीक है, अभिक्रिया है, तो इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या जो है परमाणविक आधारित है, यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधुनिक आवर्त श्रेणी। तो आधुनिक आवर्त श्रेणी जो है वर्गीकरण परमाणविक संख्या पर मतलब परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। तो ये मोजले ने तैयार किया था भाई, मोजले, ठीक है, मैकेनिक ने। तो आधुनिक जो है पीरियाडिक टेबल ये जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और जो है मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल वो परमाणु भार पर आधारित थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला कहें कि निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप एक और नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से, क्या भी लॉफिंग गैस के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। कहने सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। हीरा, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और यह जो है कार्बन का शुद्धतम क्या है, ये अपरूप है। हीरा जो है पूर्ण परावर्तन के कारण ही क्या होता है, चमकता है, ठीक है। देखिए बेकिंग सोडा, बताइए बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो NaHCO3 बोलते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक फार्मूला भी याद रखिएगा, और यह जो है इसे सोडियम बाई, देखिए ऐसे याद रखिएगा बाई, ठीक है। तो बेकिंग सोडा कहाँ डालेंगे, बाई मतलब दाई किचन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, तो ये किसके बनने के कारण, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, सिल्वर धातु के कारण, ठीक है। तो सिल्वर धातु के कारण जो है भूरे रंग का हो जाता है सिल्वर क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, किसकी, फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाता है, इसी कारण इसका रंग भूरा हो जाता है, ठीक है। तो Ag में टूट जाता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और Ag में और किसमें, Cl में, ठीक है। ये ब्रेक कर जाता है, इस कारण से यह भूरे रंग का हो जाता है। कहने कि गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहते हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोपेन गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। कहने कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, कहने कि बाघ की, गाय की, मनुष्य की या शेर की, किसकी होती हुई, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर गाय की, ठीक है। तो निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, गाय की। देखिए
तो जीवों की गाय की जो है छोटी हाथ अपेक्षाकृत लंबी होती है। जैसे शाकाहारी पौधे में मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। और देखिए जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, जिससे जो है पचाने में कम समय लगता है, इसलिए इनकी छोटी हाथ होती है। ठीक है, बाघ और शेर की, ठीक है, तो उनकी छोटी हाथ होती है। लेकिन यहाँ पर गाय की जो है क्या होती है, छोटी हाथ अपेक्षाकृत कैसी होती है, लंबी होती है। कहेंगे निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस बाइल जूस स्रावित करता है, तो कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा यकृत। ठीक है, ये लीवर जिन्हें कहते हैं। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे क्या है, ये बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और यह जो है कहाँ स्थित होती है? डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। और यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का श्रवण करती हैं, जिसे हम पित्त रस कहते हैं। पित्त रस जो है हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ है। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.6 से 7.7 तक होता है। देखिए पीएच वैल्यू जरूर याद रखिए, पूछा जाता है। तो इसकी पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है पूछेगा आपका। पित्त रस की जो है बाइल जूस की पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये आप याद रखिएगा 7.6 से 7.7। ठीक है, और यह जो है भोजन को जो है अम्लीय माध्यम से क्षारीय बना देता है। ठीक है, कह रहे हैं कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है, तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। ठीक है, ये नॉर्मल HCl होता है जो छोटे छोटे वायरसों को मारने का काम करता है। ठीक है, कह रहे कि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, तो आपको बताना है। बताइए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये थक्का जमाने में मददगार होती है। कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए प्लेटलेट्स में जो है होम्योस्टेसिस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को जो होम्योस्टेसिस के रूप में भी जाना जाता है। रक्त में जो है प्लेटलेट्स का पता जो है CBC परीक्षण के से चलता है। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, CBC का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट के माध्यम से जो है रक्त में प्लेटलेट्स का पता चलता है। तो ये CBC, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कि आपको CBC क्या काम है इसका, तो जो है यह रक्त में प्लेटलेट्स का पता लगाने का या परीक्षण करने के काम आता है CBC। यानी कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये कौन करता है अभी? राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है रक्त के पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें पूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह जो है कुल रक्त की मात्रा का लगभग जो है 55% होता है इसमें, प्लाज्मा। यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है, तो कौन सा जुड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा जुड़ता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो ये कहाँ आपका कम निर्माण होता है? ये जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है तो वहाँ पर ये ग्लूकोज प्लस O2 क्या होता है? मुक्त करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट करेंगे तो कितना बनता है? C6H12O6 प्लस O2 मुक्त करता है। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा इसको। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस सन की उपस्थिति में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से रिएक्शन करके ये बनाता है भोजन। कौन बनाता है? पेड़ पौधे। यानी कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये कौन होता है उत्तरदायी? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला है। कहने कि मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव सिर है। ठीक है, सॉरी, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा
वर्गीकरण सही है। तो यहाँ पे आपको देखिए ये, चलिए बताइए, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माथा में कितनी होती है? 8, चेहरा में 14 हड्डी होती है और कान में 6 और कंठ कस्ती में 1। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए देखिए कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और चेहरे में आपकी 14, श्रवण कान में 6 और कंठ कास्ती में कितना? 1। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो आपसे जो कपाल हड्डियों में जो 8 प्रकार की 8 होती हैं, इनके कुछ नाम आपसे पूछता है कि ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल ये जो है हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये कपाल में पाई जाती है। ठीक है, और ये पैर कितनी होती है? 1 होती है, और पैराइटल ये कहाँ पाई जाती है? ये भी आपकी कपाल हड्डी होती है, और इसी 2 पाई जाती है, टेम्पोरल्स और स्फीनोइड ये सब कहाँ पाई जाती है? कपाल हड्डियों में। चेहरे की हड्डियों में जैसे नेजल है, टर्बाइनल है, लाइक्राइमल है, ओमर है, जाइकोमेटिक है, पैलेटाइन है, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? चेहरे में पाई जाती है। ठीक है, कान में माइलियस है, इनकस है, स्टेप्स है। माइलियस कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलानिन। ठीक है, तो मेलानिन जो है एक प्राकृतिक पिगमेंट है, इसमें से जो है त्वचा, बाल और आंखों का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, देखिए गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में जो है सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक मेलानिन होता है। ठीक है, यानी कि बेरी बेरी एक रोग है जो स्पेस की कमी के कारण होता है। तो ये किसके कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, विटामिन ए से आप जानते हैं रतौंधी, विटामिन सी के स्कैल्वी और मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया भी विटामिन डी की कमी से होता है वयस्कों में। अगला है डेंगू स्पेस के कारण होता है। तो डेंगू किसके कारण होता है आपको बताना है। तो ये किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विषाणु के कारण। ठीक है, देखिए कुछ जो है बीमारियों के नाम जरूर आपसे पूछे जाएंगे और विटामिन से। तो जैसे आपको डेंगू ये विषाणु द्वारा होता है, मलेरिया परजीवी द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा, पोलियो विषाणु द्वारा, निमोनिया जीवाणु द्वारा और टेटनस जीवाणु द्वारा। ठीक है, अगला कहें कि पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? बताइए भी किससे फैलता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, तो पीत ज्वर या येलो फीवर जो है, या जो है मादा मच्छर के काटने से होता है। कहने के निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया था? अल्बर्ट वान कोलिकर ने। ठीक है, कोलिकर, तो अल्बर्ट वान कोलिकर ने किया था 1857 में। कहने कि बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनीमेलिया के अंतर्गत, एनीमेलिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनीमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, देखिए इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनीमेलिया जो है ये जो है जंतु जगत का समूह है। कहते 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो कौन है? तो ये कौन होते हैं? ये स्तनधारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहने कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे स्पेस समूह में आते हैं। किस समूह में आते हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आप कौन है? जैसे कवक, शैवाल, लाइकेन। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी याद करिए, कवक, शैवाल, लाइकेन। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो वह कौन सा पौधा है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिच्छू बूटी है। ठीक है,
कहते निम्नलिखित में से किस पादप समूह के बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, आवृत बीजी। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। कहते कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो ये कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अगला है, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन स्पेस में होता है, तो किस में होता है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर बी, सी नंबर सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाते हैं 40 प्रश्न। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप क्लिक करके वहाँ टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको डाउनलोड करना है ना, और मैथ की देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।